हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम नंबर 2 रहने वाला है। ट्यूटोरिया का यह प्रैक्टिस सेट है। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। डिस्कशन के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग लगातार से बने रहेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। सिक्किम राज्य जो है किससे घिरा हुआ राज्य है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम राज्य जो है घिरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करने के लिए है, मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं। तांग लांग दर्रा कहाँ है, बताएंगे। तांग लांग दर्रा कहाँ है, तो हो जाएगा आपका लद्दाख में। तांग लांग दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में। हल्दी घाटी यह कहाँ है, तो राजस्थान में। हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था 1576 ईस्वी में। दीफू दर्रा कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा भी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। लेखा पानी दर्रा भी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेख उत्तराखंड में है, लेकिन लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है। असिरगढ़ असिरगढ़ कहाँ है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तंगलांग दर्रा लद्दाख, हल्दी घाटी राजस्थान, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, असिरगढ़ मध्य प्रदेश। इसका बोर्ड भी हमने बना दिया है, आप लोग चाहें तो उसका क्यूज दे सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो हो जाएगा आपका पूर्वी घाट का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिणी के पठारी क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब कह सकते हैं कि कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के जो पठारी क्षेत्र है वहाँ यह विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट ही बनाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए जो है हिमालय पर्वत श्रेणी यह बिल्कुल नवीनतम है। प्राचीनतम कौन सा है, तो अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और पश्चिमी घाट, अगर बात की जाए दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनामलाई की अनाईमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है यह किसका भाग है, बता सकते हैं। किस काल में यह बनी थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है, बताएंगे। गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा, कावेरी। ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा पेरियार, यह जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जबकि गोदावरी हो जाएगा, तुंगभद्रा, कावेरी यह पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह कहाँ है, केरल में बहती है। केरल की यह प्रमुख नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ती है, लेकिन यह क्या निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है, बताएंगे। सुइल नदी परियोजना यह है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। सुइल नदी परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बाण सागर परियोजना कहाँ है, तो हो जाएगा आपका सोन नदी पर। और यह 3 राज्य का यह परियोजना है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। ब्यास परियोजना तो जानते हैं ब्यास नदी पर है। और राज्य की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में विस्तृत है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक में है। वही भीमा परियोजना पावना नदी महाराष्ट्र में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, जो कि भी काफ़ी चर्चे में भी रही। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है और यह कर्नाटक में स्थित है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सुइल नदी परियोजना याद रखिएगा, यह कहाँ है, तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, तो यह रावी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है, 4.4% है। राजकोषीय घाटा की बात हो रही है तो 4.4% हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, तो जॉन मथाई के द्वारा। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो नवंबर 1947 में पेश किया गया था। नवंबर 1947। और पेश करने वाले कौन थे, तो सन्मुख
सेठी थे। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था, तो 2021-22 का जो बजट पेश हुआ था यह पेपरलेस बजट था। वही अगर पूछा जाता कि सबसे बड़ा बजट भाषण कौन सा था, तो 2020-21 जिसमें निर्मला सीतारमण सबसे लंबा भाषण दी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वही अगर बिहार में पूछा जाए कि जेंडर बजट, ये मेरे को याद है इसलिए मैं बता रही हूँ, जेंडर बजट बिहार में कब पेश हुआ था, 2008-9 में पेश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है, इसमें से कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, या जो है स्थल रुद्र बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है और यह डॉल्फिन नोज से घिरा हुआ है। यह बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज से घिरा हुआ है। यह पहाड़ का नाम है, पहाड़ी का नाम है और इसे यह घिरा हुआ है। यह पूरे साल है जो खुला हुआ रहता है और लौह अयस्क के निर्यात के लिए यह बहुत ही प्रमुख है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, हालचू, रेंगमा, ओंगे या शोम्पेन, बताएंगे कौन सी जनजाति नहीं है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी रेंगमा। रेंगमा जो है यह नागालैंड की जनजाति है, ना कि अंडमान निकोबार का। नागालैंड याद रखिएगा, रेंगमा जनजाति कहाँ का है, नागालैंड। वही हालचू, ओंगे, शोम्पेन, एक बार फिर से सुनिएगा, सेंटलीज जो हो गया, अडवाणी हो गया, निकोबारी हो गया, जारवा जनजाति हो गया, जारना हो गया, ओंगे, हालचू, सोपेन, एरे, एरे केडे, ये सब जनजाति का नाम है। एरे, केडे, कोरा और टाबू जनजाति। टाबू जनजाति यह कहाँ का है, तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार का। एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ, सुनिएगा। देखिए, अडवाणी ये तो याद होगा ही, निकोबारी, सेंटलीज ये सब तो याद होगा, जारवा भी याद होगा, लेकिन अब यहाँ से याद कर लीजिए। जारना जनजाति कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है। ओंगे जनजाति, ओंगे जनजाति यह भी कहाँ है, अंडमान निकोबार का ही है। हालचू, सोपेन, एरे, केडे, कोरा और टाबू जनजाति सभी के सभी अंडमान निकोबार की जनजाति है। चलिए, रेगमा याद रखिएगा, यह कहाँ का है, नागालैंड का है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे सौरमंडल में क्षुद्रग्रह प्लेटी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। क्षुद्रग्रह प्लेटी जो है यह किसके बीच में है, तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ऑप्शन को गौर से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यह बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा पॉज करके। 12 नंबर कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है जी जिब्राल्टर जल संधि से। जिब्राल्टर जल संधि बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक जल संधि का नाम याद रखिएगा, नेमूरो। नेमीरो जल संधि यह किसके बीच में है, बताएंगे। यह कुनासिर और होकाइदो द्वीप को जोड़ता है। कुनासिर और होकाइदो द्वीप को नेमूरो द्वीप यह है कहाँ, तो जापान में। बॉस याद रखिएगा, बॉस जल संधि यह जो है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है, यह है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। डक्कन जल संधि, डक्कन जल संधि जो है उत्तर में रेटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को जोड़ता है और यह कहाँ है, तो हिंद महासागर में है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, यह कहाँ है, इंडोनेशिया मलेशिया के पास है। वही जिब्राल्टर संधि की बात कर लेते हैं, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह है कहाँ, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, कह लीजिए। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, अलास्का और रूस को अलग करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक किससे है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक विलगित निकाय की ऊर्जा में अपरिवर्तनीय होती है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। विलगित निकाय किसे कहेंगे, एक ऐसा निकाय होता है जो अपने परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और न ही द्रव्यमान का। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया था जी पेरिस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आयोजन कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। नेक्स्ट, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी।
ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके, बृहदत्त जो कि मौर्य शासक का अंतिम शासक था, बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कहलाता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था, बताएंगे? किसने किया था? दारा शिकोह ने। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सीर ए अकबर कहलाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, इन्होंने ही उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। सीर ए अकबर इसका नाम रखा था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1600 कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और यह जो थे कादरी संप्रदाय को मानने वाले थे। कौन से संप्रदाय? तो कादरी संप्रदाय को मानने वाले थे। याद रखेंगे, कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत जो हुए मुल्ला शाह, ठीक है, जो कि इनके आध्यात्मिक गुरु थे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो असमक था। असमक जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन थी। इसे याद रखिएगा। चेंदी, चेंदी वंश की अगर बात की जाती है तो इसके राजधानी शक्तिमती था, जो कि आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है। मत्स्य या विराटनगर, मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर। और यह कहाँ है? यह हो जाएगा आपका राजस्थान में। असमक की राजधानी कहाँ थी? तो पोतन या पोटनी, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो हाटक। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक यह था कहाँ? तो कश्मीर वाले क्षेत्र में। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसकी चर्चा बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। इस पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालो, तुलुक और अराविडु। सर्वाधिक लंबा समय तक शासन काल किसका रहा था? तो संगम काल का ही रहा था। कृष्णदेव राय प्रमुख शासक हुए, जिनका संबंध तुलु वंश से था और यह बाबर के समकालीन भी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुंगेर में बढ़िया ताल या वकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? मुंगेर में बढ़िया ताल या वकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1936-38 के बीच में बकास्त आंदोलन मुंगेर के बढ़िया ताल में चलाया गया था। कार्यानंद शर्मा इसके नेतृत्व करता थे। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे वकास्त कहते थे। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? वकास्त कहा जाता था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण इनमें से कौन से शासक को कुरान खां के नाम से जाना जाता था? कुरान खां, लाख बख्श, यह सब जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का है। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश, दास वंश या मामूलक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। हालांकि इसकी राजधानी लाहौर को बनाई थी। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश शासक बनते हैं और इसकी राजधानी दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत की राजधानी इन्होंने दिल्ली को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो जानते ही हैं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुब मीनार का नींव डाला था, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड यह हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो यूपी वाला क्षेत्र में हुआ था। कौन संबंधित नहीं है, बताएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव, जबकि रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, यह सब इससे संबंधित हैं। और रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़े को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जैसे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, बताएंगे? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई भी दिया रहता है, लेकिन याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को
पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तय किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ किया गया था जी? तो सिंगापुर में। सिंगापुर में किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 इन्होंने त्यागपत्र दिया था। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1877 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। साथ ही भारत की सामग्री घोषित किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एस श्रीनिवास अयंगर। एस श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? तो लॉर्ड मिंटो को। जानते ही हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। मार्ले उस समय सचिव थे, मिंटो वायसराय थे 1909। तो जिम्मेदार जो माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे कि कांग्रेस से संबंधित मैं बता रही हूँ। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किया गया था। WC बनर्जी इसके अध्यक्षता किए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है। तीसरा 1887 और प्रथम मुस्लिम अधिवेशन करने वाले कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। वही चौथा 1888 इलाहाबाद में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता आपका किया था जॉर्ज यूलो, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 ईस्वी में। रहमतुल्लाह सैनी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वही राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया था। BN धर इसकी अध्यक्षता किए थे। 1912 की बात करते हैं तो अपना बिहार में बांकीपुर में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता CR दास ने किए थे। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न से किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 ईस्वी में किया था। बिल्कुल लगातार से कंप्लीट करेंगे, आप लोग बोर नहीं होइएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप लोग फास्ट करके इसे देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इन्होंने बहिष्कृत हितकानी सभा की भी स्थापना की थी। कब की थी जी? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बता सकते हैं? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? इनको भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में इन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी। वही भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 1955 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन और छूट गया। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसे याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। एक बार फिर से सुनिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने 1336 ईस्वी में 1936 माफ करिएगा 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में। वही बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना 1924 में। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना 1942 में। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 1955 में की थी। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो रॉल्फ फिंच थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लौह अयस्क के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। लौह अयस्क दिया गया है और राज्य दिया गया है चंद्रपुर। चंद्रपुर रत्नागिरी यह कहाँ है? तो यह आपका है महाराष्ट्र में। चंद्रपुर रत्नागिरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बेल्लारी, चिकमंगलूर ये सभी लौह अयस्क खदान है और यह है कहाँ?
तो हो जाएगा आपका कर्नाटक में। वेलाडीला, वेलाडीला और दुर्ग याद रखिएगा, वेलाडीला और दुर्ग कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जी। चंद्रपुर, रत्नागिरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। चंद्रपुर, रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बेल्लारी, चिकमंगलूर यह कहाँ है, तो कर्नाटक में। वेलाडीला कहाँ है, दुर्ग और वेलाडीला यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज कहाँ है, तो उड़ीसा में। चलिए याद रखिएगा, क्योंझर, सुंदरगढ़ भी कहाँ है, उड़ीसा में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, बताएंगे। तो इसे रखा गया है जी समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। समवर्ती सूची में शामिल विषय है शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल 52 विषय है, वही संघ सूची में माफ करिएगा राज्य सूची में 61 विषय है, वही संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केराल राज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केराल राज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। यह कब आया था, याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, बताइएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। इसे पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे कहाँ से लाया गया था, सोवियत संघ से लाया गया, सोवियत संघ। इन्होंने सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्य को, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, बताएंगे। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 243 जी में मिलता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 243 के हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कार्यों की सूची, तो अनुच्छेद 243 जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, देखते हैं। बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, जी बिल्कुल है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, यह भी सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बड़े निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं दिया गया है। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना या गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, वही उसे लागू करना या फिर उसे समाप्त करना, यह किसमें अनुच्छेद 169 में है। अभी टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद में स्थानीय निकाय से सम्मिलित होते हैं, न कि 1/12वां अंश। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान को अंगीकृत किया गया था और इस समय 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता को लागू किया गया, निर्वाचन को लागू किया गया और अस्थायी संसद को लागू किया गया था, मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया था। शेष प्रावधान जो है 26 नवंबर 1950 को लागू किए गए थे। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? हिंदुओं का प्रतिशत कितना है बताएंगे तो 81.99% है। 81.99% हिंदू निवास करते हैं कहाँ? बिहार में। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मुस्लिम का तो 17.7% मुस्लिम निवास करते हैं। वही ईसाई की बात करते हैं 0.05% ईसाई। सिख जो है 0.01% बिहार में निवास करती है। वही बौद्ध की बात करते हैं तो 0.08% बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। वही जैन 0.0096% जैन निवास करते हैं और अन्य धर्म के 0.12% हैं। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? शासन के बढ़ते स्तर को बताना है कौन सा सही है। देख लीजिए ऑप्शन को। पहले होगा ग्राम सभा, उसके बाद होगा जी पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे याद रखिएगा, ग्राम सभा जो है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। वह पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। इसका प्रमुख अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2004 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे। इसके लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। वार एंड वुमेन पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर M.A. हसन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना विशिष्ट रावत ने किया था। रचना विशिष्ट रावत ने किया था। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनियन पुस्तक किसकी है? तो रचना विशिष्ट रावत की है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक किसकी है? अमिताभ घोष का है। वही एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे आपका KM चंद्रशेखर। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आरदेशिर ईरानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पहली फिल्म कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र था, जो कि मुख्य फिल्म थी। दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? जानते होंगे मधुमक्खी के डंक में क्या रहता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। आराम कैसे मिलेगा जी? अगर वहाँ पे आप लगा लेते हैं बेकिंग सोडा तब आराम मिल जाएगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया बताएंगे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, क्योंकि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कांगो गणराज्य की राजधानी कहाँ है? किसानसा। कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। हंगरी का बुडापेस्ट, रोमानिया का बुखारेस्ट, फिर कांगो गणराज्य का किसानसा, सोमालिया का मोगादिशु। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू है कहाँ? तो राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है। याद रखिएगा, ग्रामीण में ज़्यादा कैलोरी की ऊर्जा होती है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य कार्य है? मुख्य कार्य है। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हो जाएगा डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। या जो थे PC महालनोबिस संख्या के विद थे। DK करवे समिति का संबंध किससे है? DK करवे समिति
इसका संबंध लघु उद्योग के विकास से है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था जी? 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट जो कि मैथ से क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद। यदि कोई देश अपना मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आंसर हो जाएंगे ए। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के रूप में किसे जाना जाता है? यूसेफ मेजनी को। 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से फिक्स है प्री एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इटली एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई है। मेजनी अपनी कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का प्रसार और संघर्ष की चेतन से भर दिया, जिसके कारण इसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। मेजनी को इटली की आत्मा भी कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क तथा राजा विक्टर इमैनुअल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वही इटली के एकीकरण का वैचारिक आधार मेजनी ने दिया। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन की स्थापना की। इनका मानना था कि यदि क्रांति का परिवर्तन लाना चाहते हो तो नेतृत्व युवा को सौंप दो। गैरिबाल्डी को इटली का धार अथवा तलवार कहा जाता है। काउंट काबूर का कथन है इटली का एकीकरण क्रीमिया के कीचड़ से हुआ है। किसने कहा है? तो क्या है? काउंट काबूर ने। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पिरामिड किसने बनवाए? पिरामिड यह है मिस्र ने। और यह किसने बनवाया? तो यह फिरौन ने, राजा फिरौन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिआयामी आकृति होता है। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया? तो यह दिया था लुई 11वां। लुई 11वां का जो कार्यकाल रहा 1461 से लेकर के 1483 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था जी पेरिस शांति सम्मेलन 1919। ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होता है और इसकी कमी से बना समस और क्वार्सिका रोग भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू जड़ नहीं है। क्या है यह? तो यह तना है। आलू जो है तना का उदाहरण है। केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए के श्वसन के संबंध में बताना है कौन सा सही दिया गया है। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही है। नम त्वचा क्षेत्र में छोटे छोटे रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। घुले हुए हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो होता है जी तना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कीटभक्षी हो जाते हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। कुछ ऐसे पादप हैं जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो जैसा कि अमरवेल हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की आवश्यकता से प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। जो आंसर दिया गया वही मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिस सेट दिया, उसके बाद इसका वोट भी हमने बना रखा जो कि टेलीग्राम पे चल रहा है, और इसके बाद मैं डिस्कशन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अमाशय। अमाशय अम्ल का विमोचन करता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं का अवशोषण करता है। बड़ी आंतें जल का अवशोषण करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस का स्राव यकृत से ही होता है, हालांकि संचय पित्ताशय में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 65 नंबर। संयुक्त रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? WBC इसका कार्य क्या है? रोगाणुओं का विनाश करना। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वही लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स के कारण से होता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। वही EEG जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, मस्तिष्क में होने वाले विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। इससे बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछा भी गया था। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम यह बनता है गोल्जी उपकरण के द्वारा। लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतर्द्रव जालिका में संश्लेष पदार्थ पैक किए जाते हैं, कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में समान शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में होता है? अधातु पूछा जा रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, धातु अगर पूछा जाता तो पारा हो जाता। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्तसारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? इनमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं। बताएंगे कहाँ पे झोल है इसमें? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। आवर्त की संख्या 7 होता है, वही वर्गों की संख्या 18 होता है। यह गलत दिया गया है, आंसर सिर्फ एक सही है। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति या तो कण के समान या तरंग के समान विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है, क्या होती है जी? परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है F = mv² बाई आर। F = mv² बाई आर। संवेग का हो जाएगा P = mv। वेग का हो जाएगा आपका V = d/t। त्वरण का होगा A = v - u/t। एक बार फिर से देख लीजिए। अभिकेंद्रीय बल F = mv² बाई आर। संवेग का हो जाएगा आपका P = mv। वेग का V = d/t। त्वरण का हो जाएगा A = v - u/t। इसमें दिख भी रहा है, क्लियर दिख रहा है, आप लोग बना भी सकते हैं इसे। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 0.0001 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 माफ करिएगा 10⁻⁻6 मीटर होता है, या फिर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। लोलक का अंतःबिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? लोलक का अंतःबिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्वरण जो है अधिकतम हो जाएगा। लोलक अंतःबिंदु चरम स्थिति पर पहुंचती है तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाता है, उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाता है, वही वेग जो है शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है पासा से संबंध दिया गया है, इसका जो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 ऑप्शन दिया गया है सी, इसे खुद से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लुप्त संख्या ज्ञात करें। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा 3, ऑप्शन नंबर डी। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? हिम झंझावात जो है यह अंटार्कटिक क्षेत्र का विशेषता है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है?
उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। क्या बनेगा? चचेरा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट करना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। अटका बनिया देवधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटका बनिया देवधार बेचारगी में कष्ट सहना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्बेटोफोना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई? यह कहाँ दर्ज की गई जी? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्बेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां प्राप्त हुई? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। कलक्कड़, मुडनथुराई और मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लुपुथुर, मेघामलाई, यह सब टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो जुड़ी हुई हैं जी जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से। इन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक, 2018 में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। माउंट एडम्स एक अष्टम वोल्केनो है, ये किस देश में स्थित है? माउंट एडम्स ये कहाँ है? तो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हान कांग को दिया गया है। देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया, दो व्यक्ति हैं। वही चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन को दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन को चिकित्सा के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाविस, जॉन एम जम्पर को दिया गया। वही शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो संगठन को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साइमन जॉनसन, डेरन एस ए मोगलो और जेम्स रॉबिन्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बतखों का माफ करेगा हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? तो देखा गया जी अरुणाचल प्रदेश में। सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सोलिंगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में। तमिलनाडु और कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? शिक्षा संजीवनी यह किसने शुरू किया? तो राजस्थान। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? दुर्लभ जीवाश्म कहाँ खोजा गया है बताएंगे? यह खोजा गया है जी झारखंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ किया गया बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। स्फेरिक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? स्फेरिक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो पहल है नासा का। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? बैक्टीरिया किसने विकसित किया है बता सकते हैं? यह किया है जी IIT बॉम्बे ने। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल की शुरू की है? या फिर से भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की है? तो शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का स्थानीय निकाय बन गया है? तो बन गया है जी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद नगर निगम। यहाँ पे कुछ याद रखिएगा, मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ का है? तो असम सरकार ने इसे जारी किया है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है घर घर सोलर
यस किसने जारी किया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। ये हेल्प पहल किसने जारी किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। वही स्किल ऑन व्हील्स पहल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरुआत किया गया है। सारथी किसने शुरू किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त पहल है। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो जानते ही हैं किसने? हर्ष कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भगदड़ कब हुआ था? 29 जनवरी 2025 को, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए थे। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह गुजरात में है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, डिस्कशन कैसा रहा वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ इसका बोर्ड मिल जाएगा जहाँ आप बार बार इसे रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।